प्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखिका हैं मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति है और श्रमजीवी तथा कड़ी मेहनत करने के मन में सम्मान है। बच्चों, अब हम साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आप ध्यान देंगे पेज नंबर 17 पर पहला पैराग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दों प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। कठिन शब्दों के अर्थ। झालर, झालर माने लड़ी। संधि स्थल, संधि स्थल माने मिलन का स्थान। सम्मोहन, सम्मोहन माने मोहित कर लेने का भाव। इस कदर माने इस प्रकार। स्थगित, स्थगित माने कुछ समय के लिए रोक दिया गया, ठहरा हुआ। अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता माने इंद्रियों से परे चले जाने का भाव। उजास, उजास माने प्रकाश, उजाला। अर्थात लेखिका सिक्किम की यात्रा पर है। रात में गंगटॉक यानी गंगटोक शहर को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। गंगटॉक मेहनतकश लोगों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। रात में जगमगाता वह गंगटोक शहर लेखिका को इस तरह आकर्षित कर रहा था, उसके मन में सम्मोहन जगा रहा था, मानो गंगटोक शहर ने लेखिका के ऊपर जादू सा कर दिया हो। उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। वह चेतना शून्य हो गई थी। धीरे धीरे सुबह हुई। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दों प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगला पैराग्राफ नंबर 17।
सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। कठिन शब्दों के अर्थ। कपाट, कपाट माने द्वार दरवाजा। रकम रकम के, रकम रकम के माने भांति भांति के। अर्थात सुबह युमथांग के लिए निकलना था, पर आंख खुलते ही लेखका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। आसमान बादलों से ढका था, कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर रंग बिरंगे के इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। पेज नंबर 18, अगला पैराग्राफ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की घनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, चलिए तो। कठिन शब्दों के अर्थ। गहनतम, गहनतम माने सबसे गहरा। ड्राइवर कम गाइड, ड्राइवर कम गाइड माने पर्यटक स्थलों पर चालक तथा मार्गदर्शक दोनों कार्य करने वाला। अर्थात युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी, पर जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि युमथांग में बर्फ होगी या नहीं। अगला पैराग्राफ, पेज नंबर 18। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच वाले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। कठिन शब्दों के अर्थ। गदराए, गदराए मने भरे हुए। जायजा, जायजा मने अनुभव और अनुमान। कतार, कतार मने पंक्ति। पताकाएं मने झंडे। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट मने बौद्ध धर्म का अनुयायी। संधिपत्र, संधिपत्र मने समझौते के पत्र। अर्थात रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफेद पताकाएं मिली।
लेका के पूछने पर नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। एक तरफ नार्गे बोलता जा रहा था और दूसरी तरफ लेका की नज़र जीप में टंगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। वह दलाई लामा की तस्वीर को देखती जा रही थी। कई दुकानों पर दलाई लामा की वैसी ही तस्वीर देखी थी। कभी लॉन्ग स्टॉक पहुंचने पर जितेन ने बताया, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्याचार और भूटिया, सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का स्मरण करवाता है, यानी समझौते का यादगार है। अगला पैराग्राफ। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा। मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। कठिन शब्दों के अर्थ। अवधारणाएं, अवधारणाएं माने मानसिक स्वरूप या विकास। अवधारणाएं, अवधारणाएं माने मानसिक स्वरूप या विचार। अर्थात एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में लेका ने पूछा तो जितेन नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश भारत की आत्मा एक है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की विचारधाराएं एक जैसी हैं। पेज नंबर 19, अगला पैराग्राफ। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। कठिन शब्दों के अर्थ। रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे, परिदृश्य, परिदृश्य माने नजारा, ओझल, ओझल माने आंखों या दृष्टि से दूर, तीर्थाटनियों, तीर्थाटनियों माने तीर्थयात्रियों, काम्य, काम्य माने मन चाहा, जिसकी कामना की जाए, परिवर्तित, परिवर्तित माने बदला हुआ। अर्थात गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगी। चलते चलते स्वेटर बुनती औरतें और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते बहादुर बौने आंखों से दूर होने लगे। हिमालय अब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था, जिसको दर्शक, यात्री और तीर्थयात्री देखना चाहते थे। पल पल उसका रूप बदलता जा रहा था। अगला पैराग्राफ। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी।
वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। कठिन शब्दों के अर्थ। वीरान, वीरान माने सुनसान। सकरे, सकरे माने तंग। विशाल काय, विशाल काय माने बहुत बड़े आकार वाला। वादियां, वादियां माने पर्वतों के बीच का विस्तृत भाग जहां जल धाराएं बहती हैं। अर्थात रास्ते सुनसान थे, पतले पतले रास्ते जलेबी की तरह घुमावदार थे। घाटियां गहरी और वादियां चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कुराने लगे। उन विशाल पर्वतों और घाटियों के ऊपर, उन विशाल पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर पतले पतले कच्चे और पक्के रास्ते बने हुए थे। उन पतले पतले कच्चे और पक्के रास्तों से होकर गुजरते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम किसी घनी हरियाली वाली गुफा के बीच से गुजर रहे हों और हिचकोले खा रहे हों। पेज नंबर 20, अगला पैराग्राफ। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। कठिन शब्दों के अर्थ। सैलानी, सैलानी मैंने सैर के लिए निकले यात्री। मुंडकी, मुंडकी मैंने सिर। जलप्रपात, जलप्रपात मैंने झरने। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मैंने पूरी ऊंचाई पर। अर्थात प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई थी। प्रकृति की इस अनुपम सुंदरता को देखकर सभी यात्री झूमकर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर लेखिका गाने के बजाय चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। वह प्रकृति के इस अनुपम सुंदरता को अपने मन में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती थी। लेखिका के मन में कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। वह जीप से सिर निकालकर कभी आसमान छूते पर्वत की चोटियों को देखती, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते झरनों को, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती तीस्ता नदी को।
जो चांदी की तरह चमक रही थी। लेका सिलीगुड़ी से ही तीस्ता नदी को देखती चली आ रही थी। यहाँ तीस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, चरम सीमा पर था। लेका इतनी खूबसूरत नदी पहली बार देख रही थी। वह रोमांच से भर गई थी, आनंद से भर उठी थी। अगला पैराग्राफ। मेरे नगपत मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरों में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। कठिन शब्दों के अर्थ। फेन फेन मने झाग, लम्हों मने पलों, मशगूल मशगूल मने व्यस्त, अभिशप्त अभिशप्त मने जिसे साप मिला हो, काव्यमय काव्यमय मने कविता से युक्त। अर्थात तभी जीप एक जगह रुकी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता झाग उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सभी यात्री सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल झरने की तस्वीर लेने में व्यस्त थे। लेकिन लेका किसी शापित राजकुमारी की तरह नीचे बिखरे हुए भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर जैसे आत्मा की संगीत सुन रही हो। कुछ समय में वह तीस्ता नदी की जल की धारा में अपना पांव डुबोया तो उसका मन कविता से भर उठा। वह प्रकृति के इस सत्य और सौंदर्य को अपनी कविता में व्यक्त करना चाहती थी। अगला पैराग्राफ। जीवन की अनंतता का प्रतीक व झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितने मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा काले नोड़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। कठिन शब्दों के अर्थ। अनंतता, अनंतता माने अंत न होने का भाव। सरहदों, सरहदों माने सीमाओं। तामसिकताएं, तामसिकताएं माने बुरी भावनाएं। अर्थात झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। लेका को महसूस हुआ कि जीवन अनंत है, वह कभी अंत नहीं होने वाला है, उसका कभी अंत नहीं होने वाला है। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं, यानी मन की
सारी बुराइयां उस तीस्ता नदी की निर्मल और पवित्र जल की धारा में बह जाती हुई प्रतीत हुई। लेखा का मन वहां से हिलने को नहीं था, वह वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। लेखा उदास होकर उठी। कुछ समय बाद आगे बढ़ने पर वैसे ही सुंदर दृश्य देखने को मिले जो मन को सुख देने वाले थे। कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी धूप, कहीं बादलों की चादर। देखते ही देखते थोड़े ही देर में वे सभी नजारे गायब हो गए, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। सब कुछ बादलमय हो गया। चारों ओर बादल ही बादल दिखाई देने लगे। पेज नंबर 21, अगला पैराग्राफ। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अर्थात चित्रलिखित का अभिप्राय है चित्र की भांति जड़। प्रकृति के अद्भुत रूप को देखकर लेखा ठगी सी खड़ी रह गई। माया का अर्थ है यह संसार और छाया का अर्थ है छवि या सौंदर्य। माया और छाया का अनूठा खेल ही यह संसार है जहां प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखा के सामने उद्घाटित हो रहे थे। अर्थात उसे यही लग रहा था कि प्रकृति उस पर मेहरबान होकर उसे अपने रहस्यों से परिचित करवा रही है। अगला पैराग्राफ। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। कठिन शब्दों के अर्थ। नजरों के छोर तक माने जहां तक नजर जाती हो। सतत माने लगातार। प्रवाहमान माने बहता हुआ। वजूद माने अस्तित्व, होने का भाव। अर्थात धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी हो। मानो
वे स्वर्ग हों। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे लेखा को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। जहां तक लेखा की दृष्टि पहुंची, उसकी नजर गई, वहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता ही सुंदरता दिख रही थी। निरंतर बह रहे झरने, नीचे तेज वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठते बादलों के धुंध, ऊपर मंडराते आवारे बादल, धीमे धीमे हवा में लहराते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब के सब अपनी गति लय से चरवेत चरवेत यानी चलते रहो का संदेश दे रहे थे। इसी समय लेखा को अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि उसका अस्तित्व एक छोटे से तिनके के समान है। कहने का तात्पर्य है, गंतोक से युमथांग की चढ़ाई चढ़ते हुए लेखा ने प्रकृति की अनुपम छवियों को देखा। हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था। नजरों की छोर तक सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी थी। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता ही सुंदरता दिख रही थी। सामने निरंतर झरने बह रहे थे। नीचे घाटी में बेग से बहती तीस्ता नदी, सिर पर मंडराते बादल, आंखों के आगे कभी मध्यम तो कभी गहरी होती धुंध, और इनके बीच लहलहाते फूल, ये सब आनंद की अनुभूति करवा रहे थे। तो इसलिए कि इनमें एक गति थी, लय थी। इनकी गति ही आनंद का स्रोत थी। यदि यह गति न हो तो बदलाव भी नहीं होगा, सब कुछ जैसे ठहर सा जाएगा। ऐसे में आनंद कहाँ होगा। अगला पैराग्राफ। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ की तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। कठिन शब्दों के अर्थ। तंद्रिल अवस्था माने नींद जैसी हालत। समाधिस्थ माने समाधि में स्थित। आत्मलीन माने अपने आप में लीन। निरपेक्ष माने जिसे कुछ लेना देना न हो। अर्थात लेखा को एहसास हुआ कि प्रकृति संपूर्ण है। उसके अंदर का भेदभाव मिट गया। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थीं। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके होठों पर वही प्रार्थना पुनः आने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। वह मंत्रमुग्ध थी।
नींद की हालत में थी। जैसे ही वह थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थीं। उनका शरीर कोमल था, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर एक बड़ी टोकरी बंधे हुए थे, जिसमें उनके बच्चे भी बंधे थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थीं। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लीन थीं। प्रकृति के उस अलौकिक सौंदर्य से उनका कुछ लेना देना नहीं था। प्रकृति के उस अलौकिक सौंदर्य के बीच अपनी जीविका के लिए वे संघर्ष कर रही थीं, कड़ी मेहनत कर रही थीं। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नर्तकी के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वतों के अनंत सौंदर्य के बीच लेखिका ने देखा कि कुछ स्त्रियां सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। उनमें से कुछ की पीठ पर बड़ी टोकरी बंधी हुई थी, उसमें उनके बच्चे भी थे। वे पूरी लगन से पत्थरों पर कुदाल अथवा हथौड़े चला रही थीं। इस प्रकार वे जीविका के लिए कड़ी मेहनत भी कर रही थीं और साथ में मां के कर्तव्य का निर्वाह भी कर रही थीं। लेखिका पास में खड़े बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने बताया कि वे पहाड़ी औरतें हैं जो सड़क को चौड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। अगला पैराग्राफ। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा, मैंने यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा बना रही हैं। अर्थात स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और गरीबी तथा जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। वे पहाड़ी औरतें जहां एक और अपनी जीविका के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक मां के कर्तव्य का निर्वाह कर रही थीं। पास खड़े एक बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन से जब लेखिका ने पूछा, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी लेखिका के पास ही एक बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी था। लेखिका ने जब उस कर्मचारी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, ये कौन है,
तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी औरतें हैं जो पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए कठिन परिश्रम कर रही हैं, सड़कों को चौड़ा करने के लिए श्रम कर रही हैं। अगला अनुच्छेद, अगला पैराग्राफ, पेज नंबर 22। बड़ा खतरनाक कार्य होगा, यह मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। आप तज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। कठिन शब्दों के अर्थ। चुगलबाजी मैंने हंसी मजाक, शरारत। अकस्मात, अकस्मात मैंने अचानक। संजीदा, संजीदा मैंने गंभीर। डायनामाइट, डायनामाइट मैंने एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ। चूक, चूक मैंने भूल। अर्थात जब लेका ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा कि ये कौन है और क्या कर रही हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी औरतें हैं जो सड़क को चौड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। तब लेका के मुंह से अचानक निकल पड़ा, यह बड़ा खतरनाक कार्य है। लेका की यह बात सत्य भी हो गई। फिर उस कर्मचारी ने बताया, इस सड़क के बनाने में पिछले महीने एक की जान भी चली गई थी। पहाड़ों पर सड़क बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। पहाड़ी सड़कों को बनाने के लिए पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बना लिए जाते हैं, फिर कटे पीटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगा दिया जाता है। इन सड़कों पर चलते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी हटते ही दुर्घटना हो जाती है। थोड़ी सी भी भूल हुई कि मौत हो जाती है। लेका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइंड डेट टू बिल्ड द रोड्स। अर्थात आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सड़कों को बनाने में लोगों ने मौत को हराया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।